नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। आज बिहार के राजनीति में बहुत उलटफेर देखने को मिला। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे संतोष कुमार सुमन, जो बिहार के कैबिनेट मंत्री थे, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आज उसी पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं फिर से सरोज जी। चलिए सरोज जी, पहला सवाल, संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा आज दे दिया है, कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं? जी, यह राजनीति है और इसमें कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ तक आप बता रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स, तो बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा अपना मुख्यमंत्री को न भेज करके संसदीय कार्य मंत्री को भेजा है ना, कार्य मंत्री को भेजा है। इसलिए हम लोग इस बात को मान सकते हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि यह एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है। और राजनीति में ये सब चीज़ें चलती रहती है, इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता है। आपको नहीं लगता है कि संतोष कुमार सुमन किसी दूसरे के इशारे पर इस्तीफा दिया हो? देखिए, जो राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं वे जानते हैं कि राजनीतिक शास्त्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य पढ़ाया जाता है कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का द्वार है। माने राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह काम जो उन्होंने किया इस्तीफा देने का, यह किसी के इशारे पर भी हो सकता है। क्योंकि हाल के दिनों में मीडिया में यह खबरें आई थी कि उनके पिताजी, जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जीतन मांझी जी, वह विगत कुछ दिनों पहले अमित शाह से, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनसे जाके उन्होंने मुलाकात भी की थी। तो हो सकता है कि अभी हम जो कुछ परिदृश्य देख रहे हो, इसकी पटकथा पहले बुन ली गई हो। इसलिए आप जो बोल रहे हैं, इसकी संभावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या यह माना जा सकता है कि अमित शाह के इशारे पर यह इस्तीफा दिया गया हो? जी, जैसे मैंने बोला, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये राजनीति है, इसलिए हम लोग इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। सरोज जी, एक और सवाल, नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेंगे? जी, उनको बिल्कुल करना चाहिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश। क्योंकि देखिए, जहाँ तक मीडिया में खबरें आ रही हैं, ये शायद 23 जून को उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है। तो जब सभी पार्टियों की बैठक आहूत कर रहे हैं और सभी को नेतृत्व वही कर रहे हैं, तो उसमें यदि कोई उनका अपना ही सहयोगी जो पहले से उनको सहयोग कर रहा है और वो छिटक जाए, तो यह एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इसलिए उनको प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो भी पहले से सहयोगी हैं, किसी तरह की यदि उनके साथ कोई दिक्कत है या किसी बात पे उनकी अगर विचार अलग है, तो उनको साथ लें, उनके साथ बात करें, उनकी जो भी समस्या है उनको ख़त्म करें और अपने साथ लेके चलें। इसलिए उनको यह प्रयास बिल्कुल करना चाहिए कि हमारे साथ जीतन मांझी जी जुड़े रहें, और यह प्रयास नीतीश कुमार को करना चाहिए। संतोष कुमार का बयान आया है कि उनकी पार्टी एकला चलो की नीति पर भी चल सकती है, तो क्या उनकी पार्टी एकला चलो की नीति अपना सकती है? देखिए, यह उन्होंने बयान दिया है कि हमारी पार्टी एकला चलो की नीति पर भी चल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बयान सिर्फ मीडिया में देने के लिए दिया गया है या राजनीतिक पार्टियों को इशारा करने के लिए कि यदि हमारी बातें न मानी गई तो हम अकेले भी चल सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में बिहार की जो राजनीति है, इस राजनीतिक परिदृश्य में यदि कोई पार्टी अकेले चलने का निर्णय लेती है तो उस पार्टी का कोई भी भला नहीं होने जा रहा है। अभी वर्तमान परिस्थिति में बिहार की राजनीति दो ध्रुवीय हो गई है, एक पक्ष महागठबंधन का, एक पक्ष एनडीए का। यही दो ध्रुवीय राजनीति बिहार की अभी वर्तमान राजनीति है। और यदि कोई पार्टी इन दो ध्रुवों से अलग हट के चलने का प्रयास करेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि आज की राजनीतिक परिदृश्य में वो ज़्यादा सफल हो पाएगी। और मुझे लगता है कि यह बात संतोष जी समझते होंगे, इसलिए यह बात उन्होंने सिर्फ मीडिया में दिया है। लेकिन इस बात का मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा राजनीतिक महत्व है या ज़्यादा कोई राजनीतिक वैल्यू है। यह सिर्फ मीडिया में देने के लिए बयान दिया गया है। संतोष कुमार सुमन का एक और बयान आया है कि उनकी पार्टी को जदयू में विलय करने का पेशकश की गई थी जदयू की ओर से, तो इसमें इस्तीफा देने की बात कहाँ से आ गई? जी, देखिए, संतोष कुमार सुमन ने यह बयान दिया है कि उनकी पार्टी को जदयू की तरफ से विलय का प्रस्ताव आया था, जिस कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन यदि उनके बयान को आप सुने और समझने का प्रयास करें तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह जो बयान है अपने आप में है, यह बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्योंकि यदि कोई आपको प्रस्ताव दे रहा है विलय करने का, तो उसके खिलाफ में आप इस्तीफा दे दिएगा, यह तर्क समझ में नहीं आता है। और वो भी आज की राजनीतिक परिदृश्य में यह तर्क जो है उस समझ से परे है।
यदि कोई विलय का प्रस्ताव आता है तो आप उसको इनकार कर सकते हैं, आप ठुकरा भी सकते हैं। ठुकरा सकते हैं, उसको इनकार कर सकते हैं, उसके विरोध में आप इस्तीफा दे दे रहे हाँ, हैं। इस्तीफा कहाँ से देने का? ये हजम होने वाली बात नहीं दिखती है, यह तर्क बिल्कुल गले के नीचे नहीं उतरता है। इसलिए इस बात को संभावना ज़्यादा है कि हो सकता है कि पर्दे के पीछे कुछ और बात हो, है ना। तो यह जो उन्होंने कहा है, यह बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जीतन राम मांझी भाजपा की ओर रुख करेंगे? ये जैसा मैंने पहले भी कहा है, अगर इन्हें भाजपा की तरफ से अच्छी सीटों का प्रस्ताव दिया जाएगा तो ये जैसा इनका अभी तक का कार्यकलाप रहा है, ये बेहिचक उधर जा सकते हैं, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड भी उस टाइप से है कि जो पार्टी या जो गठबंधन इन्हें ज़्यादा सीटें उपलब्ध कराएगी उधर ये जा सकते हैं। तो ऐसा इनका अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। तो और वैसे भी राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी पूरी संभावना है जो आप बोल रहे हैं। चलिए सरोज जी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।